Okay, students. So we are starting two column cash book today, right? So two column cash book क्या है बेटा? एक ऐसी कैश बुक है जहां पे हम लोग दो कॉलम्स बनाएंगे। एक कैश का कॉलम बनेगा, एक बैंक का कॉलम बनेगा। ठीक है। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में हम दो दो कॉलम्स बनाएंगे। जो डेट पर्टिकुलर एलएफ कॉलम होता है ना, वो तो रहेगा। अमाउंट के कॉलम में आप एक कैश का कॉलम बनाएंगे, एक बैंक का कॉलम बनाएंगे। आई मीन टू कॉलम्स बनेंगे वहां पे। यहाँ पर ये जो टू कॉलम कैश बुक है, यहाँ पे कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को तो रिकॉर्ड करते ही हैं। साथ में अगर आपने कोई सेल या परचेस ऐसी की जिसका पेमेंट आपको चेक के थ्रू मिल रहा है या चेक के थ्रू आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, सो वो भी टू कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। सो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ टू कॉलम कैश बुक होती क्या है। इन दिस कैश बुक, इन दिस कैश बुक देयर आर बैंक एंड कैश कॉलम इन ईच साइड। ठीक है। इस कैश बुक में बैंक और कैश के कॉलम होते हैं दोनों साइड में। ईच साइड मतलब डेबिट एंड क्रेडिट साइड। इन दोनों ही साइड में बैंक और कैश का कॉलम होने वाला है, राइट। ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस, ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस कैश बुक, अब डेबिट साइड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? इस कैश बुक के डेबिट साइड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? ऑल पेमेंट्स, ऑल रिसिप्ट्स, ऑल रिसिप्ट्स, ऑल रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग कैश रिसिप्ट एंड receipt through check, through check are recorded। इस कैश बुक के डेबिट साइड में हम सारी रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे। सारी रिसिप्ट मतलब कैश में जो हमें पैसा रिसीव हो रहा है वो भी, और हमें चेक के थ्रू जो पैसा रिसीव हो रहा है वो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, इसीलिए इसका नाम टू कॉलम कैश बुक है। और ऑन द क्रेडिट साइड, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस कैश बुक, on the credit side of this cash book, all payments, all payments, all payments का मतलब इंक्लूडिंग कैश पेमेंट्स। अगर आपने किसी को कैश में कुछ पेमेंट किए हैं, और एंड पेमेंट थ्रू चेक, थ्रू चेक। अगर आपने किसी को चेक से पेमेंट किए हैं, सो वो भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इसके क्रेडिट साइड। ठीक है जी। सो यहाँ तक समझ आ गया। इसमें इसमें हम लोग इस कैश बुक में डेबिट साइड में तो हम सारी रिसिप्ट्स को नोट करेंगे, जिसमें कैश रिसिप्ट और बैंक से अगर आपको कोई पेमेंट मिला है सो वो रिकॉर्ड किया जाएगा। और क्रेडिट साइड में हम सारे के सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये डेबिट साइड है, यहाँ पे ऑल रिसिप्ट्स। ठीक है। जो भी आपको पेमेंट आपने किए हैं, चाहे वो कैश में किए हैं, चाहे वो आपने बैंक के थ्रू किए हैं, चेक के थ्रू किए हैं, वो सब आप इसके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ले लिया होगा। सुनिएगा, दूसरी बात इसमें क्या है, जैसे आपने पढ़ा कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट में आता है। कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट में आता है। टू बैलेंस बीडी लिखते हैं ना हम लोग। क्या लिख रहा हूँ? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑलवेज कम्स इन डेबिट साइड। जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का वो हमेशा डेबिट साइड में आता है, बट ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक either can be on debit or can be on credit side। एक बात आपको यहाँ पे जो ध्यान देने वाली है वो यही है बेटा, जो इस टाइप के ये जो टू कॉलम कैश बुक होती है, इस टू कॉलम कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस आता है ना, ओपनिंग बैलेंस, वो डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है। ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है। डेबिट और क्रेडिट दोनों में आ सकता है। डेबिट बैलेंस का मतलब हमने बैंक में पैसे जमा करवा रखे, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब
बैंक से हमने एक्स्ट्रा पैसा निकाल रखा है, वो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक हमसे पैसे मांग, उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। सुनिएगा, मैं लिख देता हूँ, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक। इसका मीनिंग क्या होता है? अमाउंट इज डिपोजिटेड इनटू बैंक, हमारा अमाउंट बैंक में जमा है। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक मतलब क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी हमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाला। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसा निकाला, राइट। सो ये दो चीजों को भी आप अपने पास नोट करेंगे। ओके, इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और है, क्या है बेटा? यहाँ पर क्योंकि कैश और बैंक दो कॉलम्स आप मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप कैश और बैंक का कॉलम मेंटेन करते हैं तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं जिससे कैश और बैंक दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ता हो। आई मीन टू से, जब हम कैश बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जब हम कैश बैंक से विड्रॉ करते हैं ऑफिस पर्पज के लिए, तो हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पॉसिबल हैं जिनका इफेक्ट दोनों कॉलम्स में आ सकता है, कैश में भी आ सकता है, बैंक में भी आ सकता है। सो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। सो मैं एक बार एक टॉपिक लिखता हूँ, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ लिखता हूं मैं, सम ट्रांजेक्शन्स अफेक्ट कैश एंड बैंक बैलेंस साइमल्टेनियसली, ठीक है। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कैश और बैंक दोनों को इफेक्ट करते हैं उसी समय में, एक ही समय में कैश और बैंक दोनों को इफेक्ट करते हैं। that transactions that transactions are known as contra transactions, यानी ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। कॉन्ट्रा मतलब जिसका इफेक्ट दो जगह पे पड़ता हो, ठीक है। एंड एंट्री मेड फॉर contra transaction is known as entry made for contra transactions is known as contra entry, ठीक है। ये वाली बात हमको ध्यान रखनी। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनसे कैश और बैंक दोनों पे एक ही ट्रांजेक्शन से इफेक्ट पड़ता है। सो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास करके, तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। और कॉन्ट्रा एंट्री का जब आप कैश बुक में, है ना, एंटर करते हैं, व्हेन कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड इनटू कैश बुक, जब हम कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन को एंटर करते हैं हमारी कैश बुक में, देन सी बोले तो कॉन्ट्रा, सी कॉन्ट्रा को रिप्रेजेंट करता है। सी इज रिटर्न ऑन दी एलएफ साइड, ऑन दी बोथ साइड ऑफ एलएफ कॉलम, बोथ साइड ऑफ एलएफ कॉलम। अब ये बात मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा अभी जब क्वेश्चन आएगा उसमें। जब हम कोई कॉन्ट्रा एंट्री, कोई कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हमारे कैश बुक में हम लोग एंटर कर रहे हैं, सो कैश में भी इफेक्ट जाएगा, बैंक में भी इफेक्ट जाएगा। सो कैश और बैंक दोनों ही कॉलम्स में जहां पे भी इनका कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जा रहा है, वहां एलएफ वाले कॉलम में हम लोगों को सी लिखना होता है। सी रिप्रेजेंट करता है कि ये ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, यानी इसका इफेक्ट कैश में भी है और इसका इफेक्ट बैंक में भी है, राइट। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको इसके साथ कॉन्ट्रा कुछ ट्रांजेक्शन्स बता रहा हूँ। ओके, क्लियर होगा? देखिए धीरे धीरे समझ आएगा। मैंने इसके लिए ऑलमोस्ट सारी थ्योरी के पॉइंट्स लिए हैं बेटा आपके लिए। देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्ट्रा एंट्री, इसके कुछ एग्जाम्पल लिख करके समझा रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल्स, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स। इसमें से कंफर्म क्वेश्चन, जब आपको मैं बता देता हूँ, आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट अगर क्वेश्चन आएगा कैश बुक का,
तो 2 कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन बनेगा, और उस कैश बुक के 2 कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन में ये कॉन्ट्रा एंट्री जरूर होगी, जरूर होगी, बिना इसके कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, राइट। सो मैं आपके सामने एक ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। हमने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया, सो एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। देखिए दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, इसको प्रैक्टिकली कैश बुक में कैसे डील किया जाएगा वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा। और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, और ऑफिस यूज, हमने बैंक से पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए, सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हमारी एंट्री, ये 2 एंट्रीज को आप अपने पास नोट करेंगे। ओके, मैं दोनों ही ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन से दोनों पे ही इफेक्ट पड़ता है। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो कैश हमने बैंक में जमा कराया, सो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हमने कैश बैंक से विड्रॉ किया है ऑफिस यूज के लिए, तो इसकी एंट्री होती है कैश टू बैंक। आप देख रहे हैं इस एंट्री में कैश और बैंक दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, सो इसे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। इन कॉन्ट्रा एंट्रीज को कैसे कैश बुक में लिखा जाता है ये समझिएगा। जैसे मैं फर्स्ट वाली एंट्री की बात करूं, इस वाली एंट्री को कैश बुक में कैसे लिखा जाए समझिए। ये कैश बुक है, यहाँ पे सी और बी, कैश और बैंक, सी मतलब कैश का कॉलम, बी मतलब बैंक का कॉलम, ये पी फोर पर्टिकुलर। मैं फिलहाल एल एफ और डेट के कॉलम नहीं बना रहा, ठीक है, मैं आपको रफली समझा रहा हूँ। ये कैश और ये बैंक का कॉलम, ठीक है जी। अब ऐसे जब मैं इस एंट्री की पोस्टिंग करूंगा, आपको मैंने क्या सिखाया, अब ये 2 कॉलम कैश बुक हमने बनाई नहीं है, जब बनाना सिखाऊंगा अभी तब मैं आपको ये चीज बताऊंगा। अभी जैसे आपने लिखा था कि जितनी भी रिसिप्ट्स होती है वो आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, तो ये डेबिट साइड है, यहाँ पैसा आया तो यहाँ आएगा, और गया तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब आपने बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक इंक्रीज हुआ ना, बैंक तो बढ़ा, सो बैंक में पैसा तो यहाँ आएगा, ठीक है। और कैश कम हुआ, सो कैश में पैसा यहाँ आएगा। देखो एक ही ट्रांजेक्शन से दोनों साइड इफेक्ट पड़ रहा है, कैश और बैंक में, एक बढ़ेगा एक कम होगा। सो अगर मैं जब बैंक में अमाउंट लिखूंगा तो यहाँ लिखूंगा टू और कैश का नाम, पोस्टिंग किसकी की, बैंक की। लिखा कैसे, बैंक के कॉलम में देखो साइड उसी का, अमाउंट उसी का। सो बैंक में साइड है डेबिट, तो बैंक के डेबिट में हमने लिखा अमाउंट, लेकिन नाम के लिखेंगे टू कैश, ऑपोजिट पार्टी का। ऐसे ही कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में अमाउंट कैश का ही, नाम के लिखेंगे बाय बैंक। इस तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री होती है, आ रही के बात समझ में। और जब एल एफ का कॉलम बनेगा दोनों साइड में, ये एल एफ, यहाँ पे सी वर्ड लिखा जाएगा, यहाँ पे भी अगर एल एफ का कॉलम बनेगा तो यहाँ सी वर्ड लिखा जाएगा, सी है नहीं यहाँ पे स्पेस में, नीचे लिख देता हूँ। आप समझो मेरी बात को, आ गई क्या बात समझ में। इस तरीके से हम कॉन्ट्रा एंट्रीज को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसकी भी अगर मैं आपको समझाऊं ऐसे ही इसी सेंस में, तो देखिए ये आपकी कैश बुक है, इसे हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे ना, घबराना मत। ये कैश और ये बैंक का कॉलम, ये कैश और ये बैंक का कॉलम। देखिएगा अब आपने बैंक से पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए नहीं, ऑफिस पर्पस के लिए, सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री होती है। कैश आपका इंक्रीज होगा, सो कैश इंक्रीज होगा मतलब डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे कैश के, और बैंक डिक्रीज होगा तो बैंक के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट। लिखेंगे क्या, कैश में जब रिकॉर्ड करेंगे तो टू बैंक लिखेंगे, ऑपोजिट पार्टी का नाम, और बैंक में जब रिकॉर्ड करेंगे तो कैश लिखेंगे, और सी फोर कॉन्ट्रा लगा देंगे, जो एल एफ का कॉलम बनेगा वहां पे, यहाँ पे सी फोर कॉन्ट्रा लगा देंगे, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगा, दोनों साइड लगेगा, इधर भी लगेगा वो सी फोर कॉन्ट्रा, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, इस तरीके से आपको पोस्टिंग करनी है। सो आपको एक बार इतना स्क्रीनशॉट लेना है। ऑलमोस्ट थ्योरी जो था वो इस वाले टॉपिक का कंप्लीट हो गया। अब आप आइए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन 5 से लेकर के स्टार्ट है, और मैं आपको क्वेश्चन ऐसा करवाना चाहूंगा जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारी बातें आ जाए। ओके चलिए कोई नहीं है, फिलहाल तो मैं आपको एक 5th क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। 5th पहले हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आप आइए, क्वेश्चन नंबर 5th है 10.39 पेज नंबर पे, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5th, पेज नंबर है 10.39, पेज नंबर 10.39। आपको क्वेश्चन कहता है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन डबल कॉलम कैश बुक, इन डबल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बैंक
ऑन द 31 मार्च 2021। आपको यहाँ पे इसे डबल कॉलम कैशबुक में रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन्स को। मार्च 1 से मार्च 31 तक के कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हैं। आइए जरा मैं आपके सामने फॉर्मेट पहले बनाया नहीं, मैंने फॉर्मेट आपको फॉर्मेट नहीं सिखाया ना। सो फॉर्मेट वाला जो कॉलम है वो आप समझ जाइएगा, इसका फॉर्मेट क्या है मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट कॉलम है डेट का, डेट। आप अभी जब इसके नोट्स बनाएंगे ना, तब आप उस नोट्स वाले पार्ट में ही पहले इसका ये नोट करना फॉर्मेट, ठीक है। ओके जी, ये कैश और ये बैंक का कॉलम। ओके, ये एलएफ का कॉलम, ये कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, बैंक, कैश। फर्स्ट कॉलम कैश का, सेकंड कॉलम हम लोग बैंक का रख रहे हैं, पर्टिकुलर्स, और ऊपर लिख रहे हैं टू कॉलम कैश, टू कॉलम कैश बुक। सो एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ टू कॉलम कैश बुक। टोटल 10 कॉलम्स हैं, 5 ऑन डेबिट एंड 5 ऑन क्रेडिट साइड। ओके, ले लिया होगा। अब आइए जरा क्वेश्चन 5 को हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन 5 सेज मार्च फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक क्या दिया हुआ है बेटा? दिस इज द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक। सो कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस, जब क्वेश्चन में कुछ और नहीं लिखा है तो बेटा ये डेबिट बैलेंसेस ही होंगे। बैलेंस कैसे लिखे जाएंगे इसमें? टू बैलेंस बी, ओपनिंग बैलेंस कैश का टू बैलेंस बी लिख करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। कैश का अमाउंट है 12,750। मैं आपको एक चीज बता दूं, कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है यहाँ आता है, बैंक का यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है बैलेंस बी। आप चाहें तो अब स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको मैं क्वेश्चन पेज नंबर, क्वेश्चन 5 पेज नंबर 10 नहीं बता रहा हूँ अभी। मान लीजिए फॉर्मेट है इसका। सो फॉर्मेट में हमने क्या पढ़ा, टू कॉलम कैशबुक का फॉर्मेट कैसा होता है? डेबिट साइड में 5 कॉलम और क्रेडिट साइड में 5 कॉलम, दोनों साइड कैश और बैंक का कॉलम, कैश और बैंक का कॉलम है। ओपनिंग बैलेंस कैश का तो डेबिट में ही आएगा, बैंक का डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है, राइट। सो ये इसका फॉर्मेट है, एक बार फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके ओके वेट, ये फॉर्मेट आप आराम से लिख लीजिए, एक बार फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लें। डन। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा चल रहा है, पेज नंबर 10.39। अब मैंने उसी के अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन बना रखा है, राइट। सो यहाँ से मैं टू बाय बैलेंस बीडी हटा देता हूँ, क्योंकि अब जैसे क्वेश्चन देगा वैसे मैं बैलेंसेस लिखूंगा। क्वेश्चन में कैश इन हैंड का बैलेंस है 12,750 रुपीज। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12,750। बैंक का बैलेंस दे रखा है 72,400। अब इसे डेबिट ट्रीट करूँ या क्रेडिट ट्रीट करूँ? विदाउट इन्फॉर्मेशन बैंक का डेबिट बैलेंस ट्रीट होगा, जब तक बैंक ओवरड्राफ्ट ना लिखे या क्वेश्चन में खुद वो क्रेडिट बैलेंस ना लिख दे। अगर ऐसे बोलता बैंक बैलेंस ब्रैकेट में क्रेडिट लिख देता तो मैं क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस भी लिखता, अदरवाइज मैं यहीं पे लिखूंगा डेबिट में 72,400। अब बहुत सिंपल सा रूल है, पैसा आया डेबिट में, गया क्रेडिट में। जितनी भी रिसिप्ट्स होगी वो सब डेबिट में, जितने भी पेमेंट्स होंगे वो सब क्रेडिट में, जैसे हमने सिंगल कॉलम कैशबुक में भी देखा था, राइट। सो एक बार ये इंक्रीज और ये डिक्रीज का साइन अपने पास लगा देना, ताकि आपको याद रह जाए सारे रिसिप्ट्स यहाँ और सारे पेमेंट्स यहाँ, चाहे कैश से हो चाहे बैंक से हो। याद होगा आपको जब हमने सिंगल कॉलम कैशबुक पढ़ा तो वहां पे हमने जो बैंक से पेमेंट किया था उसे रिकॉर्ड नहीं किया था, उसके लिए नोट डाला था हमने, याद है ना। उसके लिए नीचे हमने नोट डाला था कि ये जो पेमेंट है वो डबल कॉलम कैशबुक का पेमेंट है, ये जो ट्रांजेक्शन है वो डबल कॉलम कैशबुक का ट्रांजेक्शन है, इसीलिए हमने सिंगल कॉलम कैशबुक में उसे रिकॉर्ड नहीं किया। आइए मार्च 4 का ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। मार्च 4 क्या कहता है इसमें? रिसीव फ्रॉम आशा कैश ₹1200 एंड चेक ऑफ ₹3200, अलाउड डिस्काउंट 400। अब सुनिएगा, हाँ, आपको एक आशा से कैश मिल रहा है 1200। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या? मार्च 4 ही है ना, हाँ। टू आशा, पैसा आया तो अपन लोग डेबिट में लिखेंगे। सो 1200 रुपए का तो कैश आ रहा है। चेक कितने का आ रहा है? चेक आ रहा है 3200 का। अब चेक अगर आपके पास आ रहा है और आप उसे बाद में बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो, तो जिस दिन आ रहा है ना उस दिन आप अपने पास कैशबुक में कुछ रिकॉर्ड नहीं करोगे। याद रखना, वापस सुनना क्या कह रहा हूं। जब आपको किसी पर्सन से चेक रिसीव हो रहा है और सेम डे आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा रहे,
तो दैट टाइम पे आपको उस चेक के लिए वर्किंग नोट में नीचे नोट बना करके एंट्री पास करनी है, ठीक है। क्योंकि चेक जब आपको किसी डेटर से रिसीव होता है वो जर्नल प्रॉपर का पार्ट हो जाएगा। मैंने पढ़ाया था ना, सब्सिडरी बुक में टोटल 6 बुक्स बनती है, कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर, ठीक है। सो आपने अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो पांचों बुक्स में नहीं आता, वो किस में जाता है, जर्नल प्रॉपर में। जो अगर आपको चेक रिसीव हुआ और सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ तो आप उसकी एंट्री कर दें, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पर्सन का नाम, राइट। सो वो जाता जर्नल प्रॉपर में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने बता दिया है आपको आशा से मिला है कैश 1200 रुपए का और चेक मिला है 3200 का। आगे वाला जब आपने पार्ट पढ़ा तो वहां पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि आशा का चेक आपने बाद में बैंक में डिपॉजिट करवाया, राइट। सो दैट्स वाई हम ये अज्यूम करेंगे कि सेम डे बैंक में जमा भी हो गया। सो 3200 रुपीज बैंक में आ गया। अब जो डिस्काउंट वाली बात है 400 का हमने डिस्काउंट अलाउ किया, वो जर्नल प्रॉपर का पार्ट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोट बना करके, नोट मार्च 4, और सिर्फ एंट्री पास करूंगा डिस्काउंट हमने अलाउ किया है उसे, अलाउड डिस्काउंट है ना। सो एंट्री होगी इसकी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, सिर्फ इसे हम लोग ऐसे एंट्री में पास कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आशा। हमने इसे 400 का डिस्काउंट अलाउ किया, दिस इज अ पार्ट ऑफ जर्नल प्रॉपर, दैट्स व्हाई मैंने इसे नोट बना करके लिख लिया, राइट। अब आइए जरा जैन 7 पे पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, हमने चेक से सैलरी पे की स्टाफ को, जब पेमेंट होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा, और मार्च है 7, मैं 07 लिखता हूँ, बाय लिखेंगे क्या, सैलरी का पेमेंट हो रहा है। अब चेक से जा रहा है तो बैंक वाले कॉलम में लिखा जाएगा अमाउंट, अमाउंट है हमारा 25,600, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गया ट्रांजेक्शन, ठीक है। मार्च 9 विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 21,900। अब हमने पैसे निकाले हैं, बैंक से पैसे निकाले हैं ऑफिस यूज के लिए। अब सिर्फ एंट्री नहीं करनी, दिमाग में लाओ, बैंक से पैसा निकाला, बैंक बैलेंस तो रिड्यूस होगा और कैश बैलेंस इंक्रीज होगा। सो इंक्रीज क्या होगा, कैश, तो कैश में लिखेंगे हम लोग अमाउंट, कैश के कॉलम में लिख रहे हैं 21,900 रुपीज। कैश में इंक्रीज तो डेबिट में, और बैंक में से डिक्रीज तो बैंक के क्रेडिट में 21,900। पहले अमाउंट फिल करना सीख लो। क्या बोला मैंने, जब आप कैश बैंक से विड्रॉ करते हो ऑफिस यूज के लिए तो ऑफिस में कैश इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा मतलब डेबिट वाली साइड में इंक्रीज वाला साइन यहाँ लगा है 21,900 कैश के कॉलम में, और बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा तो बैंक में 21,900। ये इसका इफेक्ट दोनों जगह पे, C4 कॉन्ट्रा, मैं सी के आगे से सर्कल कर लेता हूँ, ये C4 कॉन्ट्रा। अब लिखेंगे क्या, बैंक कॉलम में अगर अमाउंट लिखा है तो बाय कैश का नाम, ऑपोजिट यहाँ कैश के कॉलम में अमाउंट लिखा है तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक का नाम, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये आ गया आपका डेट 9 का, 9 मार्च का। आई होप समझ आ गया होगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपने कैश बैंक से निकाला तो कैश बैलेंस बढ़ा और बैंक बैलेंस कम हुआ। सो कैश बैलेंस बढ़ा तो डेबिट के कैश के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, और बैंक बैलेंस कम हुआ तो क्रेडिट में बैंक वाले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। LF के कॉलम में दोनों में C4 कॉन्ट्रा वर्ड लिखेंगे, और क्योंकि अब बैंक क्रेडिट में हमने बैंक वाले कॉलम में अमाउंट डाला है तो लिखेंगे क्या, कैश का नाम बाय कैश। यहाँ कैश के कॉलम में अमाउंट डाला है तो लिखेंगे क्या, बैंक का नाम टू बैंक, राइट। समझ आ गया, आगे सुनिएगा। आगे आता है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस, 1200 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है बैंक ने हमारे बैंक बैलेंस पे, पेड बाय बैंक, बैंक ने हमें दिया इंटरेस्ट, बैंक ने हमें दिया हमारे बैंक बैलेंस पे, हमारे बैंक में जो पैसा पड़ा था उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ। सो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, लैंग्वेज इस तरीके से लिखा है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस लिखा है ना, तो मतलब बैंक में जो हमारा बैलेंस था उस पे हमें बैंक ने इंटरेस्ट दिया। सो टू इंटरेस्ट पैसा आया, कहाँ है, कैश में नहीं आता, ये किस में आएगा, बैंक वाले कॉलम में 1200 रुपए, ठीक है। ये 12th वाली मार्च की एंट्री हो गई, राइट। अब आइए मार्च 16 परचेज फर्नीचर इन कैश, हमने कैश में 16,500 का फर्नीचर बाय किया। सो फर्नीचर बाय करने से कैश रिड्यूस हुआ, कैश के कॉलम में जाएगा अमाउंट 16,500, और बाय क्या लिखेंगे, फर्नीचर। बस कॉलम का ध्यान रखना, कॉलम के उस रेस्पेक्टिव कॉलम में अमाउंट डालेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने कॉलम चेंज कर दिया तो क्वेश्चन मिस्टेक। मार्च 21 पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव 100, 10,900 का हमने पेमेंट किया। जब कभी आप पेमेंट करते हैं किसी पर्सन को चेक से, आपका इमीडिएटली बैंक बैलेंस आप कम कर दीजिए, तो बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा 10,900 बाय मोहन एंड कंपनी। अब बात आती है सर आपने इससे डिस्काउंट भी तो रिसीव किया, वो डिस्काउंट रिसीव कैश बुक में नहीं आएगा, वो किस में जाएगा, और नीचे आपके पास यहाँ पर जर्नल प्रॉपर में हम लोग लिखेंगे, डेट है मार्च 21, डिस्काउंट रिसीव किया, सो मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, मोहन एंड
एंट्री पास करनी है बस आपने, टू डिस्काउंट रिसीव। नहीं सम दिख रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बोल करके बता रहा हूँ। मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, मैंने एंट्री क्या लिखी है, मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 100 रुपीज। जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो हमारे लिए वो इनकम होती है, इसलिए मैंने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया, राइट। नेक्स्ट इज 24th, प्रोपराइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस यूज ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के कैश में से पैसा निकाला, उसे ड्राइंग कहते हैं हम लोग। सो 24 मार्च को 11,600 का ड्राइंग हुआ, ड्राइंग से कैश रिड्यूस होगा। सो कैश के कॉलम में हम लोग लिख रहे हैं 11,600 और बाय ड्राइंग्स, ठीक है, कैश का कॉलम था ये, और ये 24 डेट, मोहन एंड कंपनी वाली डेट थी 21, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। सी वाला वापस समझाना, बिल्कुल समझाएंगे सी वाला वापस, एक बार क्वेश्चन कंप्लीट कर लें पहले हम लोग, फिर सी वाला भी हम लोग समझेंगे, ठीक है जी। लास्ट 29 क्वेश्चन, 29 ट्रांजेक्शन, मार्च 29 का ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स बेचा, कैश आया हमारे पास 14,800 का। सो डेबिट में लिखेंगे 14,800 और टू सेल्स लिख करके 29, ठीक है, सिर्फ कैश में गुड्स बेचा तो कैश इंक्रीज हो गया। और डिपोजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक, ऑफिस में पड़ा हुआ कैश हमने बैंक में जमा कराया, अगेन ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यहाँ समझ लीजिए, जो पहले वाली एंट्री नहीं समझ आई वो आप समझ लीजिए कॉन्ट्रा एंट्री। आपने बैंक में पैसा जमा कराया, ऑफिस का कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो सोचो क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ऑफिस का कैश रिड्यूस हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और ऑफिस का कैश रिड्यूस हो जाएगा। सो आप चाहो तो इसे जर्नल एंट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नीचे वाले पार्ट को रफ कर देता हूँ एक बार, ये वाला नोट वाला पार्ट में रफ कर रहा हूँ, देखिएगा, मैं आपको एंट्री से समझाता हूँ। आपने ऑफिस में पड़ा हुआ पैसा बैंक में जमा कराया, तो एंट्री क्या होती है, बैंक में जमा कराने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप चाहो तो इसकी लेजर पोस्टिंग कर लो, लेजर पोस्टिंग मतलब बैंक डेबिट है तो बैंक के डेबिट में टू कैश का नाम, और बैंक वाले कॉलम में अमाउंट डाल दो, कितना रुपया है 21,200, राइट, ऐसे कर लो। और C4 कॉन्ट्रा, ये बैंक की पोस्टिंग होगी, कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में बाय बैंक नाम लिख दो 30 मार्च का, और अमाउंट क्या डालेंगे अपन, अमाउंट आ जाएगा कैश वाले कॉलम में 21,200 बस, और C4 कॉन्ट्रा लिख दो। ऐसे चाहो तो ऐसे कर लो, अगर आपको एंट्री से समझ आता है तो एंट्री से एंट्री करके आप लेजर पोस्टिंग कर लीजिए, और अगर ऐसे नहीं समझ आता है, मेरे स्टाइल से समझना है, तो वो क्या है, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, सो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सो बैंक वाले कॉलम के डेबिट साइड में आप अमाउंट फिल कर दो 21,200, और कैश का बैलेंस कम होगा, सो कैश के क्रेडिट में 21,200 लिख दो। C4 कॉन्ट्रा दोनों साइड में, क्योंकि दो साइड पे इफेक्ट पड़ रहा है एक ही ट्रांजेक्शन का, और अब क्योंकि कैश के कॉलम में अमाउंट है तो बाय बैंक, और बैंक के कॉलम में अमाउंट है तो टू कैश, राइट, ये 30 वाला ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इतना अगर आप एक बार लिख चुके हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया, चलिए ये मुझे नीचे वाली चीज को रफ करना है, देखिएगा। अब निकालेंगे अपन बैलेंस, देखिए कैश का बैलेंस कैसे निकलेगा। कैश का बैलेंस निकालने के लिए मेरे को कैलकुलेटर चाहिए, मैं एक बार कैलकुलेटर से आपके सामने फटाफट से कैलकुलेट कर देता हूँ, देखिएगा। ये डेबिट साइड का मैं टोटल कर रहा हूँ पहले, फिर क्रेडिट साइड का हम लोग बैलेंस निकालेंगे। 12,750 प्लस 1,200 रुपीज प्लस 21,900 प्लस 14,800, इसका टोटल आ रहा है 50,650 डेबिट साइड का। इसमें से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड का 16,500 माइनस कर रहा हूँ, माइनस 11,600 और माइनस 21,200, ये आ गया 1350, 1350। दिस इज द बैलेंस CD ऑफ कैश, बैलेंस CD, राइट, निकालने आ गया। कैश का बैलेंस कैसे निकाला हमने, 30th डेट को ही निकलेगा। ऐसे ही बैंक का बैलेंस भी निकालो, तो बैंक का भी डेबिट साइड में टोटल ज्यादा आ रहा है, सो टोटल एक बार देख लिया करो ऊपर ऊपर से, 72,400, ठीक है, 72,400 प्लस 3,200 रुपीज प्लस 1,200 रुपीज प्लस 21,200 रुपीज, 98,000 का टोटल आ रहा है बैंक का। इसमें से आप लेस कर देंगे 25,600 माइनस 21,900 माइनस 10,900, 39,600, 39,600, ये बैलेंस शीट इसका आ गया, और टोटल मार लीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब बता दीजिए अगर कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आई है तो।
ये 2 कॉलम कैश बुक कंप्लीट होती है बेटा। आई मीन क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया?